एवरीवन, आज हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। ओके, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ओके, सो पहले ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जानने से पहले हम ग्रीन हाउस को जान लेते। ठीक है, ग्रीन हाउस, उससे भी पहले हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे। ओके, प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड रीजन में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली वार्म रीजन में ग्रो करते हैं, या तो वार्म में या तो कोल्ड में, कोई रेनी में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे सामने में, इसमें जो प्लांट्स है वो वार्म रीजन में ग्रो करते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसे ग्रो कराना चाहते हैं कोल्ड रीजन में। ग्रो करते हैं ये वार्म रीजन में, लेकिन हम इसे ग्रो कराना चाहते हैं कोल्ड रीजन में। तो कैसे ग्रो कराएंगे? हम ग्रीन हाउस की वजह से, मदद से इसे ग्रो कराएंगे। ठीक है, ग्रीन हाउस की वजह। अब देखो, अब हम जो वार्म वेदर है वो कैसे डेवलप करेंगे वो बात आती है। ठीक है, ये आप प्लांट्स देख रहे हो, देखो ऊपर से सनलाइट नीचे आएगा। ओके, ऊपर से सनलाइट नीचे आएगा, सनलाइट नीचे आया। अब प्लांट्स के केस तो आप लोग जानते ही हो, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। ठीक है, तो ऊपर से सनलाइट नीचे आई, प्लांट को जितना एनर्जी लेना है वो उतना ले लेगा, और जितना एनर्जी नहीं लेना है वो फिर ऊपर रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, ऊपर रिफ्लेक्ट कर देगा। अब ऊपर क्या है? ऊपर है ग्लास का इनक्लोज़र, आपको दिख रहा होगा ग्लास का इनक्लोज़र। अब वो भी क्या करेगा? एनर्जी को बाहर जाने नहीं देगा। अब जो भी एनर्जी वो ऊपर जा रहा था फिर वो ग्लास से रिफ्लेक्ट करके नीचे आ जाएगा। अब ये जितना भी ग्लास का इनक्लोज़र जितना बड़ा है उतने ही में ये एनर्जी ट्रैप्ड रह जाएगा। इससे क्या हो जाए? टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये वार्म क्लाइमेट बनेगा, वार्म वेदर बनेगा इस ग्लास के इनक्लोज़र के अंदर का। अब जो प्लांट है जिसे हम वार्म रीजन में ग्रो कराना चाहते हैं तो वो वार्म रीजन में ग्रो करेगी। ठीक है, इसी को कहते हैं हम ग्रीन हाउस। ठीक है, इसी को ग्रीन हाउस कहते हैं। क्या हुआ फिर से समझते हैं। ऊपर से सनलाइट की एनर्जी नीचे आई। ठीक है, जितना प्लांट को लेना था वो ले लिया, और जितना नहीं लेना था वो ऊपर रिफ्लेक्ट कर दिया। अब ऊपर क्या है? ग्लास है। अब वो भी बाहर नहीं जाने देगी एनर्जी को, फिर जो वो एनर्जी है फिर वो नीचे ग्लास से रिफ्लेक्ट करेगी नीचे। अब जितनी भी रेस थी, एनर्जी थी, वो नीचे ही ट्रैप्ड रह जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा? इस वार्म वेदर को डेवलप करेगा। अब जो प्लांट्स हमें वार्म वेदर में डेवलप करनी थी वो वार्म वेदर में डेवलप होगा। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। ओके, देखो लिखा हुआ है ग्रीन हाउस। ओके, ग्रीन हाउस, greenhouse is a structure of glass which is used to create a warm weather for the growth of plants. greenhouse एक ग्लास का ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि वार्म वेदर को क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, जिससे प्लांट्स का ग्रोथ हो सके। ठीक है, अब नीचे लिखा है ग्रीन हाउस ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सन। जो ग्रीन हाउस है वो एनर्जी को ट्रैप करता है सन से, कमिंग इनसाइड इट। ओके, ड्यू टू दिस ट्रैप एनर्जी टेम्परेचर इनसाइड इट इंक्रीजेस। ट्रैप एनर्जी की फिर क्या होता है? ट्रैप एनर्जी की वजह से जो टेम्परेचर है अंदर का, इस ग्लास के इनक्लोजर के अंदर का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब जो हम प्लांट को वार्म वेदर में ग्रो कराना चाहते हैं तो वो वार्म वेदर में ग्रो करेगा। यही था हमारे ग्रीन हाउस। अब हम नीचे देखते हैं दूसरा टॉपिक। अब हम समझेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट को। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ये जो आपको यहाँ पिक्चर देख रहा है वो डे टाइम का सिचुएशन है। ओके, डे टाइम में क्या होता है अब वो जानते। पहले आप समझो एक बात, हमारा अर्थ है वो चारों तरफ किस चीज़ से घिरा हुआ है? एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है। ठीक है, हमारा अर्थ पूरे चारों तरफ से एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है। ये हमारा सन है। ठीक है, सन से जो रेज है वो नीचे आ रही है अर्थ के पास। ठीक है, अर्थ के पास नीचे आ रही है, लेकिन एटमॉस्फेयर की वजह से कुछ एनर्जी जो है वो ऊपर रिफ्लेक्ट कर जा रही है, बैक टू स्पेस चली जा रही है, स्पेस में वापस चली जा रही है।
जो एनर्जी नीचे आनी थी वो नीचे आ गई। क्या होता है ना कि 30% रेज रिफ्लेक्ट कर जाता है, वापस स्पेस में चला जाता है सनलाइट का, और कुछ एनर्जी नीचे आ गई। तो हमारा जो आप देखते हो अर्थ का टेम्परेचर डे टाइम में क्या होता है, वार्म रहता है इसी वजह से। ठीक है, ये थी हमारी डे टाइम की सिचुएशन। अब हम देखते हैं नाइट टाइम की सिचुएशन। ओके, नाइट टाइम में क्या होता है, देखो अर्थ जो एनर्जी डे टाइम में लिए हुए रहता है ना, वो नाइट टाइम को उसे रेडिएट करने लगता है, रिलीज़ करने लगता है। ठीक है, ये देखो, ये जो नाइट टाइम में ये अपनी एनर्जी को रिलीज़, लेकिन एटमॉस्फेयर का तो लेयर है ही हमारे अर्थ के चारों तरफ से, तो वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगा बैक टू अर्थ, कुछ एनर्जी अर्थ पे ही रह जाएगी। तो आप देखते हो कि रात को थोड़ी ठंड रहती है क्योंकि एनर्जी बाहर जाती है, लेकिन गर्म भी रहती है, उतनी ज़्यादा बर्फ़ भी नहीं जम जाती। अगर ये एटमॉस्फेयर का लेयर नहीं रहता तो अर्थ पे हमारी बर्फ़ जम जाती, हम सर्वाइवल रहने लायक नहीं रहते। ठीक है, ये था हमारा नाइट टाइम का सिचुएशन। इसी पूरे फेनोमेना को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम ग्रीन हाउस की डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस की डेफिनेशन ये रही। ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन, अर्थ एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग डे फ्रॉम सन। जो अर्थ है दिन के टाइम में सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एट नाइट इट रेडिएट्स द हीट, रात को वो रिलीज़ करता है, रेडिएट करता है हीट एनर्जी को। बट द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट सम हीट बैक टू अर्थ, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, तो कुछ एनर्जी वापस से अर्थ पे आ जाती है रात को। ठीक है, दिस कीप्स वेदर प्रिटी वार्म इवन एट नाइट। इसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से नाइट को हमारा जो वेदर होता है रात को वो थोड़ा गर्म रहता है, रहने लायक रहता है। अगर नहीं होता है, मैंने अभी बताया कि अगर नहीं होता एटमॉस्फेयर का लेयर तो पूरा बर्फ़ जम जाता। तो दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। इसी को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसी पूरे फिनोमेना को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। अब हम दूसरी एक और चीज़ देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं, हमारा जो अर्थ है ना वो एटमॉस्फेयर से तो घिरा ही हुआ है, साथ ही साथ उससे पहले एक मिनट, जो मैंने अभी बताने वाली हूँ उससे पहले मैं एक और चीज़ बनाती। ग्रीन हाउस गैसेस, देखो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस गैस, मीथेन, आर्गन। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है ना और आर्गन, ये एटमॉस्फेयर में कितना भी रहे, कितना भी ज़्यादा रहे, कितना भी कम रहे, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क किससे पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड मीथेन, इन तीनों से फ़र्क पड़ता है। सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड से। देखो एक्चुअली होता है क्या, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा। अब एक और चीज़ को समझो, क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता ही जा रहा है, तो रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। कैसे बढ़ रहा है वो जानते हैं हम ह्यूमन बीइंग, आप लोग तो जानते हो, हम लोग जब ब्रेथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस, तो ये तो प्रोसेस नेचुरल तो ये होता है। दूसरा है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड पेट्रोल्स। फ्यूल्स और पेट्रोल बढ़ने से भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ना। ठीक है, अब प्लांट को भी देखते हो, प्लांट क्या करती है, CO2 को एब्जॉर्व करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करती है। ठीक है, पॉपुलेशन इधर बढ़ रहा है तो व्हीकल्स भी बढ़ रहा है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, एंड पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा करते जा रहा है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमारे अर्थ पे बढ़ रहा है, तो क्या होगा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है। अभी मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से रिफ्लेक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता ही जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, तुम्हारा अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है।
ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। कुछ दिन बाद क्या होगा, हमारा जो ये अर्थ है ना, ये अर्थ, रुकिए बताती हूँ, हमारा जो अर्थ है ना, ये आग का गोला बन जाएगा कुछ दिनों में, इतना गर्म हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता ही जा रहा है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा ही होता जा रहा है, तो हमारा अर्थ बहुत गर्म होते ही जा रहा है दिन ब दिन। ठीक है, दिन ब दिन गर्म होते ही जा रहा है। तो अब क्या होगा, इस जो मैंने अभी बताया कि जो हमारा अर्थ गर्म होते ही जा रहा है, ये फिनोमेना, इस पूरे फिनोमेना को, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ एक आग का गोला बन जाएगा कुछ दिनों में। इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, MING, ग्लोबल वार्मिंग। इस पूरे फिनोमेना को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ये बात हो गई। अब एक टॉपिक हमें और समझना, जो मैं शुरू में बता रही थी लेकिन बताया नहीं, अब बताती हूँ। हमारा जो अर्थ है वो एटमॉस्फेयर से तो घिरा ही हुआ है, साथ ही साथ वो ओजोन लेयर से भी घिरा हुआ है। ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये सब आप समझो कि ये एक ओजोन लेयर है, ठीक है, इससे घिरा हुआ। हमारे जो सन है ना, उससे कुछ अल्ट्रावायलेट रेज भी आती है, अल्ट्रावायलेट रेज, UV रेज, जो हमारे लिए बहुत बहुत हार्मफुल होती है। अभी हमारा क्या हो रहा है कि जो ये जो ओजोन लेयर वो कम होते जा रहा है, पॉल्यूशन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कम होते जा रहा है। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारे अर्थ तक पहुंच पा रही है। ठीक है, ये ओजोन लेयर रहता था तो रिफ्लेक्ट कर देता था उस UV रेज को, अल्ट्रावायलेट रेज को, तो वो वापस से स्पेस में चला जाता था। लेकिन क्या हो रही, अब अल्ट्रावायलेट रेज पहुंच रही है, जिससे बहुत सारी डिजीजेज होती है, बीमारी होती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीजिंग से, पॉल्यूशन की इंक्रीजिंग से। ठीक है, हो गया। अब ये समझ लिया हमने। देखो, मैंने जैसे कि बताया, मोर CO2 मोर रिफ्लेक्शन, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा। अब हम देखते हैं डेफिनेशंस। ओके, डेफिनेशंस देखते हैं। अर्थ इज सराउंडेड बाय ओजोन लेयर, मैंने अभी बताया ओजोन लेयर, but due to increasing temperature because of increasing carbon dioxide as of increasing population। देखो, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, बाय कार्बन डाइऑक्साइड प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। मैंने भी बताया कि इंपॉर्टेंट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से रिफ्लेक्शन होता है। दिस इज़ बिकॉज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। इसी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से रिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, तो टेम्परेचर डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और तो हमारा आग का गोला बनेगा ही, साथ और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। सिर्फ यही प्रॉब्लम्स नहीं है, और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। जो हमारे हिमालय पे ग्लेशियर्स है वो भी मेल्ट हो रहा है। पहले क्या था, हमारा अर्थ तो था, बहुत सारा पार्ट उसका आइस से कवर था, ग्लेशियर से कवर था, लेकिन अब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बर्फ़ भी पिघल रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहा है, जिसकी वजह से सीज और ओशंस के लेवल भी बढ़ रहे हैं, जो कि आगे जाके फ्लड में भी रिजल्ट कॉज कर सकते हैं। तो यही था हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट था, ग्लोबल वार्मिंग था, ग्रीन हाउस था, ये 3, और ओजोन लेयर था। 4 टॉपिक हमने इस वीडियो में पढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।